आपका इंतजार तो ये खत्म हो गया। सर, अब तो सिर्फ पूरे पूरे लेंथ के टेस्ट ले लेंगे, कोई फायदा नहीं उसके बाद छोटे छोटे करने का। आइए देखें जरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। आपके सिलेबस का कंक्लूडिंग टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस चैप्टर के अंदर से वन मार्कर के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीयूटी के अंदर बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीयूटी के अंदर। और यू हैव टू आंसर देम विद एक्यूरेसी। वो एक्यूरेसी कब आएगी आपके पास? जब ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे एक बच्चा मुझसे कल भी पूछा था, सर थोड़ी करनी जरूरी है क्या, थोड़ी? मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ी थोड़ी कर लिया करो। तो आज मैं जो आपको करा रहा हूँ ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी है। वी आर डूइंग थ्योरी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। थोड़ी सी थ्योरी है। इससे आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे स्ट्रांग बनते हैं। पहले समझिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो उसके अकाउंटिंग मेथड जो है, अकाउंटिंग मेथड तो नहीं, ये भी पार्ट ऑफ एनालिसिस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको दो तरह के मेथड यूज करने होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देयर आर टू मेथड्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के मेथड्स जो हैं दो हैं। एक को कहते हैं डायरेक्ट मेथड और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। बहुत साल पहले 2001-2 में आपका कैश फ्लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मेथड आपका सिलेबस का पार्ट था। डायरेक्ट मेथड इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इनडायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस का पार्ट है। इनडायरेक्ट मेथड जो है उसमें हम लगाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। उसको बोलते हैं क्या, रिवाइज्ड। तो जब भी कभी बोला जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के हिसाब से बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट 3। ठीक है जी, चलें जरा आगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको क्या करने की कोशिश, मतलब मोटा मोटा पहले समझे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। और फिर हम एज अ टूल्स ऑफ एनालिसिस में हम किस तरह से इस चीजों को जानने की कोशिश करें वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपके पास तीन एक्टिविटीज बोलते हैं कि किसी बिजनेस की हो सकती है। एक होती है ऑपरेटिंग, जो कि प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है। एक होती है इन्वेस्टिंग, विच इज रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, उनको एक्वायर करने वाली एक्टिविटीज हैं। ठीक है जी। और फिर होती है एक फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग वो एक्टिविटी होती है जो कि क्या होते हैं, डेट और इक्विटी से रिलेटेड होती हैं। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, और इक्विटी का मतलब अब आप जानते ही हैं। अब क्योंकि रेशो को अच्छे से घिस लिया, डेट क्या है, इक्विटी क्या है, शेयर होल्डर फंड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, नॉन करंट क्या है, करंट क्या है, एवरीथिंग इज इन योर ग्रिप। आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं आने वाली थी। परेशानी उन लोगों के लिए आती है जिन्होंने ना पार्टनरशिप पढ़ी होती है, ना फिर उन्होंने कंपनी अकाउंट पढ़ा होता है, और सीधा क्या करते हो, कैश फ्लो रेशो पढ़ना शुरू कर देते हैं। बट अब आप उस स्टेज में नहीं है। न चाहते हुए भी हमने रेशो के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, और पहले 2-3 चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़े थे। उसका एडवांटेज हमें यहाँ भी मिलेगा, और उसका एडवांटेज आपको रेशियो एनालिसिस में भी मिलेगा। लेकिन उन लोगों को नहीं मिलेगा जो ना बुक पढ़ते हैं ना नोट्स पढ़ते हैं। और पता है फिर मुझसे ये पूछते हैं कि क्या एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने चाहिए। मतलब सोचिए, हाइट ऑफ इंटेलेक्चुअल नेग्लिजेंस इसे मैं बोलूंगा। एक बच्चा जिसका पूरा भविष्य, वो कितना कमाएगा फ्यूचर में, क्या वो जॉब लेगा, क्या वो स्टार्टअप लेगा, कैसे उसे वीवी मिलेगी, कैसे उसे इन लॉ मिलेंगे, सब इस पर डिपेंड करता है कि उसको 12th के नंबर कितने हैं। और वो मुझसे पूछ रहा है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। बॉयज, दे हैव ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फैमिली। लेकिन लड़के लोग क्या सोचते हैं, अबे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पापा का घर है अच्छा खासा बढ़िया सेक्टर में, अकेला लड़का है, बहन को तो अभी से निकालने की तैयारी कर रहा है बच्चा, उस घर पे हाथ पैर फैला के बैठेगा। चलिए, ये उसकी पर्सनल चीज है। बट चूजी मत बनिए। आपकी उम्र के बच्चों के लिए बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ना आप सिलेबस में कुछ चूज कर सकते हैं, ना आप इंस्टीट्यूशन में कुछ चूज कर सकते हैं। हर जगह अच्छा फॉर्म निकलने शुरू हो चुके हैं, हर जगह फॉर्म भरिए। मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगा कि किसकी क्या क्या वो है, क्लोजिंग डेट। जो मना है उनमें से फॉर्म अपने चॉइस का भर दीजिएगा। मैं शायद 1-2 दिन में आपको पोस्ट कर दूंगा उसको। आइए देखते हैं, यहाँ पर भाषणबाजी किनारे कर लेते हैं। उस बच्चे को मॉरल गिल्ट में डाल दिया हमने। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं जो पढ़नी है हमें, और उसी से हमारी सारी सारी चीजें मूव करती हैं। एक हम पढ़ेंगे कैश, एक होता है फ्लो, और एक होता है क्या, स्टेटमेंट। तीन चीजों से मिलकर ये हमारा टॉपिक बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैश। अच्छा जरा समझिएगा, कैश जब हम पढ़ते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर कहाँ दिखता है वो कैश? करंट असेट्स के अंदर,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर, ठीक है। और क्या आता है, कैश एट बैंक आता है जनरली, किसके अंदर, कंपनी के केस में जनरली कैश एट बैंक आता है। लेकिन क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कंपनीज ही बना सकती हैं? इट इज नॉट कंपल्सरी। कैश फ्लो स्टेटमेंट कोई भी बना सकता है। अभी बहुत साल पहले मैं पार्टनरशिप का भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवा देता था, लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ती उसकी। एक एक एडवेंचर होता था, पार्टनरशिप का क्वेश्चन दे दिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवा ली। लेकिन नहीं करेंगे ऐसा। ये एडवेंचर तुम लोगों के साथ नहीं खेलना है, क्योंकि तुम ऑलरेडी मुझसे पूछो कि सर कितने क्वेश्चन करने हैं, एक्सरसाइज करनी भी जरूरी है, ऐसा करके। एंड देयर आर स्टूडेंट इन द क्लास जो इलस्ट्रेशन सारी कर लेते हैं, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करते हैं, पास ईयर के क्वेश्चन करने के बाद पूछते हैं मुझसे सर और क्या करें। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन दो तीन लोग हैं सिर्फ ऐसे, बाकी नहीं है। बाकी सबको शॉर्टकट चाहिए, एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। बड़ा क्लियर सा कंसेप्ट है, चाहे तुम मानो या ना मानो। आइए समझते हैं क्या होता है कैश। कैश का मतलब क्या है? कैश का मतलब है, यहाँ देखिए, कैश इन हैंड, जिसमें करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हैं, एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। मतलब आपके हाथ में करेंसी नोट्स, आपके हाथ में जो चिल्लड़ होती है, 1 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, ऐसे जो आपने देखा होगा ना करेंसी नोट्स, एक वो। और डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ बोले थे ना एक्साइटिंग चाइल्ड, देखो आगे सारे एक्साइटिंग चाइल्ड, ये देखो, ये से कहते हैं बाबा की फौज करेगी मौज। तो सुनो, दरवाजा बंद करके बेटा। तो कैश का मतलब हुआ कैश इन हैंड, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। आपके बैंक में आपका पैसा है, आप बैंक से मानो मांगोगे नहीं तो बैंक क्या आपको वापस दे देगा? नहीं, यू हैव टू ऑलवेज आस्क, यू हैव टू डिमांड। डिमांड करने के तरीके क्या होते हैं? आप बैंक में जाइए और चेक दिखा दीजिए भैया, और चेक लिख के पैसा ले लीजिए। आप अपना एटीएम कार्ड लेके जाइए, एटीएम मशीन में डालिए, पिन भरिए और पैसा निकाल लीजिए। तो whenever you demand in the form of a card, in the form of swiping the card in the point of sales, होता है ना मर्चेंट के पास, इस तरह से आप अपने पैसे की डिमांड करते हैं, वो दे देते हैं। तो इसे कहते हैं क्या? कैश मीन्स कैश इन हैंड, करेंसी नोट्स कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। ये रेशो वाले कैश से अलग है थोड़ा सा। फिर आते हैं क्या? कैश इक्विवेलेंट। देखा होगा ना, भाई भाई जैसे, बहन और बहन जैसे, ऐसी कैश और कैश जैसा। कैश इक्विवेलेंट क्या है? कैश जैसा है। जब मैंने बोला ना भाई भाई जैसा, बहन बहन जैसा, सबके चेहरे पे मुस्कान, और वो कौन सी मुस्कान है? वो कुटिल मुस्कान है। हाँ ऐसा, जेंजी हो तुम लोग। चलिए, तो क्या है कैश इक्विवेलेंट, किसे कहेंगे? अच्छा चलो बताओ, अब जैसे भाई जैसा तो आपको जानते हैं, बहन जैसी भी आप लोग जानते हैं। हमारा कंटेंट, हमारे लिए कंसेप्ट क्या है? कैश इक्विवेलेंट। मतलब ऐसा, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, दोज आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, which are subject to an insignificant risk in change in the value। अब जरा समझिए, पहली चीज क्या है? ये शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, जब चाहे उन्हें कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दे आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। हम उनको कैश में, आप चाहो तो उन्हें डॉलर्स में, पाउंड में, येन में, यूरो में, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि इन्वेस्टमेंट कहाँ है। ठीक है जी। और एक तीसरी चीज होती है क्या? इनसिग्निफिकेंट रिस्क इन चेंज इन वैल्यू। आपके पास एक शेयर था जिसकी वैल्यू 120 रुपए थी, उसकी वैल्यू घटकर 119 रुपए रह गई। इज इट ए सिग्निफिकेंट चेंज? लेकिन उसकी वैल्यू घटकर 95 रह गई, 85 हो गई, 50 रह गई, 5 रुपए रह गई। इज इट ए सिग्निफिकेंट चेंज? यस, इट इज अ सिग्निफिकेंट। तो जनरली जो हाई एंड शेयर्स होते हैं, ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स होते हैं, उनमें सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देखने को मिलता। वो क्या होते हैं, गिरते हैं तो बहुत थोड़ा गिरते हैं, फिर वो रिकवर कर जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा चलता है। तो क्या बोला हम लोगों ने? तीन चीजें ध्यान रखनी है कैश इक्विवेलेंट को डिटरमाइन करते समय। एक, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं, रेडिली कन्वर्टेबल नॉन अमाउंट ऑफ कैश में, और सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट चेंज इन रिस्क ऑफ द वैल्यू है। एक बार अभी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन 1 मार्क का आया कि मो लिखा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश इक्विवेलेंट। ये तीनों दे रखी थी, ये नॉट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश इक्विवेलेंट, तीन ये दे रखी थी, और चौथी एक फालतू सी बना रखी थी। और फिर लिख रखा था ऑप्शन में,
वन ऑल द फोर, 1 2 3, 1 और 2, 1 और 3, ऐसा करके ऑप्शंस बना रखे थे। जब तक आपको ये तीनों चीजें नहीं मालूम है, कैश इक्विवेलेंट आप डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन करने के लिए नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो अगर आपकी करंट एसेट्स में कैश और कैश इक्विवेलेंट दिख जाए, तो अब आप देखिए, अगर मैं बैलेंस शीट उठाऊं तो उसके अंदर तो हमें दिखता है ना, क्या क्या दिखता है करंट एसेट्स के अंदर। अगर हमारे पास बैलेंस शीट होती है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, ये दिख रहा था आपको बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, ये रहा, ये बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी दिख रही है आपको, ठीक है। जब हम रेशियो एनालिसिस करते थे, तो करंट एसेट्स के अंदर ये सब इंक्लूड करते थे। क्विक एसेट्स के अंदर क्या इंक्लूड करते थे? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इंक्लूड करते थे, ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, ये भी करते थे। इन्वेंट्री पूरी हटा देते थे। और अदर करंट एसेट्स के अंदर कोई वैसा पार्ट दिखता था, उसको इंक्लूड नहीं करते थे। लेकिन जब हम क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो प्लीज अंडरस्टैंड, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश के अंदर ये इंक्लूड होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है जी। और इसके अंदर ये भी इंक्लूड होगा, क्या, ये वाला पार्ट भी, इसे भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड बोलेंगे। जब तक ये क्वेश्चन में क्लैरिटी ना दे दे कि करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जब तक ये ना लिख दे। ये कई बार क्वेश्चन लिख देता है 60% ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट्स आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये वैल्यू 1 लाख है यहाँ पर, ठीक है, और ये वैल्यू मान लो 5 लाख है, और ये क्या कहता है, 60% जो है वो क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो जो 40% है, जो वो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो ये 5 लाख, और इसमें 60%, 60,000, 5,60,000 आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनेगा। तो जो हम रेशो में करते थे ना, उससे हम क्या कर रहे हैं, हम डिविएट कर रहे हैं। रेशियो एनालिसिस में तो कोई फर्क ही नहीं था ना, कैश फ्लो में आपको बहुत ध्यान से देख के चलना है। अगर आपके क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है, तो वो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ही, उसके साथ साथ करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जब तक कि क्वेश्चन में क्लैरिटी ना हो। अगर ऐसा लिख दे, ऐसा करते हैं हम लोग, हम छोटे से स्कूल के पेपर में हम कई बार कर देते हैं ऐसा, कि करंट इन्वेस्टमेंट का 40% क्या है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है। तो बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे, उसमें ये चीज दिखेगी आपको। आइए दोबारा से देखते हैं। An investment normally qualifies as cash equivalent only when it has a short maturity period, 3 महीने या उससे कम डेट का एक्विजिशन। अपने एक्विजिशन के 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप उसे निपटाने वाले हैं, रियलाइज करने वाले, कैश में कन्वर्ट करने वाले, तो क्या बोलते हैं उसको, कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में डालेंगे। 3 महीने का टाइम पीरियड है। ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से कंपार्टमेंट में आया था, कैश इक्विवेलेंट आर सब्जेक्ट टू रियलाइज, ठीक है, इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 1 ईयर। तो आंसर क्या बनता है, 3 महीने का टाइम बनता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अभी बताया था। ट्रेजरी बिल या कमर्शियल पेपर, अगर आप पढ़े होंगे क्या, फाइनेंशियल मार्केट, तो वहां पढ़ा होगा ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर, इनका टाइम पीरियड 15 दिन से लेकर और कितना 99 डेज का होता है। और ये शॉर्ट टर्म लिक्विड करने वाले पार्ट होते हैं। ट्रेजरी बिल जो होते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, आरबीआई। और ये क्या होते हैं, डिस्काउंट पे इशू होती है, और मेच्योरिटी क्या होती है, पार पे होती है। बॉन्ड बोले थे जैसे हम लोगों ने, आरबीआई बॉन्ड, वैसा होता है ये। शॉर्ट टर्म हाईली क्या है ये कैश इक्विवेलेंट का एग्जांपल है। अब ध्यान से सुनिए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट अनलेस दे आर सब्सटेंशियल कैश इक्विवेलेंट। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी एक्वायर्ड शॉर्टली बिफोर देयर स्पेसिफिक रिडम्पशन डेट, प्रोवाइडेड देयर इज ओनली अ सिग्निफिकेंट रिस्क इन फेलियर ऑफ द मनी। जैसे मान लो किसी कंपनी के आपने प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लिए थे मार्केट से, और उनकी मेच्योरिटी साल भर के अंदर अंदर होने वाली है, तो वो क्या कहलाएंगे, कैश इक्विवेलेंट कहलाते हैं। लेकिन अगर उनकी मेच्योरिटी 4 साल, 5 साल, या रिडीमेबल है ही नहीं वो, तो फिर वो ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट है, उनको आप क्या नहीं बोल सकते हैं, कैश इक्विवेलेंट नहीं बोल सकते हैं। इसका भी ध्यान रखेंगे। और थोड़ा आगे चलते हैं अब जरा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज, पैरा 7 क्लियरली बोलता है, कैश फ्लो एक्सक्लूड मूवमेंट बिटवीन आइटम दैट कंस्टिट्यूट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आइए इसका मतलब समझाता हूँ। ये मेरे पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मेरे पास यहाँ बैठे हैं। इधर मेरे पास क्या है, नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है। इधर मेरे पास क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। ये मेरे पास ऐसे बैठे हैं।
सुनना, डिपॉजिटेड कैश इन टू बैंक, क्या होगा? मेरा कैश कम होगा, मेरा बैंक बढ़ेगा। काउंटिंग में एक एंट्री बनती है बैंक टू कैश। बिंगो, बिल्कुल ठीक है जी। कैश फ्लो में ये इंक्लूड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैश और बैंक दोनों कैश इक्विवेलेंट है। अगर मैं अपनी इस जेब से पैसा निकाल कर इस जेब में रख लूं, तो क्या मैंने मनी ट्रांसफर करा? इधर आ भाई। अब मैंने क्या किया? ये है हमारा युवराज। अब ये मैंने पैसा निकाला अपनी जेब से और इसकी जेब में ट्रांसफर करा, तो क्या ट्रांसफर मनी है? ऑफ कोर्स इट इज देयर। ये इसकी इसकी पिछली जेब से मैंने पैसा जबरदस्ती खींच के अपनी अगली जेब में रख लिया, इट इज ट्रांसफर ऑफ मनी, सो सिंपल। लेकिन अगर ये अपनी राइट जेब से पैसा निकाल कर लेफ्ट जेब में रख ले और बोले आज तो मैंने ट्रांसफर करा बहुत ज्यादा पैसे का, तो उसको हम कैश इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे भाई। वो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, वो क्या है, वो कैश फ्लो के अंदर इंक्लूड ही नहीं होगा। सिमिलरली शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी को बेचकर आपने बैंक में पैसा डाल दिया, तो वो कैश इक्विवेलेंट नहीं, वो क्या करेगा? कैश फ्लो नहीं कहलाएगा। इसका पैसा यहाँ डाल दिया या यहाँ से पैसा यहाँ निकाल दिया, दैट इज नॉट व्हाट कैश फ्लो। कैश फ्लो नहीं है। मूवमेंट बिटवीन द आइटम ऑफ, अरे आपका बैंक में पैसा जमा था, विड्रॉ कर लिया, वो कैश फ्लो थोड़ा ही है। अच्छा, दूसरी बात, आपके करंट असेट्स जो थे, आपका डेटर था, डेटर, और ये आपके पास क्या था? बिल्स रिसीवेबल। डेटर कन्वर्ट हो गया बिल्स रिसीवेबल में, देयर इज नो कैश फ्लो, है ही नहीं। क्या एंट्री बनती है? डेटर, क्या एंट्री बनती है जब डेटर का बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट होते हैं? बी आर डेबिट टू डेटर। और अगर बी आर डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्री बनती है? डेटर टू बी आर। तो कोई कैश फ्लो नहीं है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बी आर बीपी में कन्वर्ट हो जाए, देयर इज नो कैश फ्लो, है ही नहीं कैश फ्लो। ठीक है जी। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी के बाद यहाँ पर शेयर होल्डर फंड भी आता है। हमने क्या कर दिया? हमने इक्विटी शेयर इशू कर दिए, इक्विटी शेयर इशू कर दिए, बदले में क्या ले लिया हमने? प्लांट ले लिया। अब इनका मूवमेंट आपस में हो रहा है, देयर इज नो कैश फ्लो। तो अगर इन आइटम का आपस में मूवमेंट हो और उन आइटम का आपस में मूवमेंट हो, कैश फ्लो नहीं करेगा। कैश फ्लो कब होगा? जब क्रॉस कनेक्शन होगा, है ना। स्पार्क कब जब जगता है? उधर भी और इधर भी स्पार्क, तब तो कहानी आगे बढ़ती है। यही है, ये तुम हो, ये वो है, स्पार्क, है ना, क्रॉस कनेक्शन। तो क्या करेंगे देखिए, अगर मूवमेंट यहां से यहां होगी, तब कहलाएगा क्या? कैश फ्लो। जैसे क्रेडिटर के अगेंस्ट पेमेंट कर दी, तो क्या होगा? क्रेडिटर के अगेंस्ट पेमेंट करोगे तो कहां से जाएगी पेमेंट? तो इस तरह से जाएगी ना। ठीक है। या डेट, या आपने क्या कहते हैं, डेटर के अगेंस्ट पैसा मिल गया, उसे कैश फ्लो बोलेंगे। बीआर अगर रियलाइज हो गया तो कैश फ्लो बोलेंगे। प्लांट मशीनरी बिल्डिंग कैश में खरीद ली, चेक से खरीद ली, तो क्या कहलाएगा? कैश फ्लो कहलाएगा। ठीक है। इक्विटी शेयर इशू कर दिए कैश में, तो कैश फ्लो कहलाएगा। इक्विटी शेयर इशू करे बिल्डिंग के लिए, कैश फ्लो नहीं कहलाएगा। बोनस शेयर इशू कर दिए प्रीमियम को यूटिलाइज करके, कैश फ्लो नहीं कहलाएगा। कैश फ्लो होने के लिए क्या है? क्रॉस कनेक्शन होना जरूरी है युवराज। समझ रहे हो बात को? क्रॉस कनेक्शन। ठीक है। तुम ही हो, आज दिन तुम्हारा है। आइए देखें। सो यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? कैश फ्लो एक्सक्लूड्स मूवमेंट बिटवीन आइटम दैट कॉन्स्टिट्यूट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश के कंपोनेंट के बीच के मूवमेंट को हम कैश फ्लो नहीं बोलेंगे कभी भी। ठीक है जी। Because these components are the part of cash management of an enterprise rather than the part of its operating, investing, or financing activity. Example: cash withdrawn from bank for business use, no cash flow. Cash deposited into bank out of cash in and no cash flow. Sale, purchase of short-term marketable securities or investments, no cash flow. है ही नहीं शॉर्ट टर्म मार्केटेबल, क्योंकि कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। आ जाते हैं हम, कैश फ्लो किसे कहते हैं जरा समझिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपके पास दो चीजें प्राइमरीली होती हैं: स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, एंड ऑब्वियसली नोट्स टू अकाउंट्स। मैं नोट्स टू अकाउंट्स अलग से नहीं बोलूंगा, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए भी नोट्स टू अकाउंट्स होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के भी नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं। इट इज एन ऑब्वियस मीनिंग। तो जब भी एग्जाम में पूछे कि भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाइए या बैलेंस शीट बनाइए, नोट्स टू अकाउंट्स आर एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट। कोई बच्चा बोला सर जी हमें तो बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला, हम तो नोट्स बनाने के लिए बोला ही नहीं। अरे भाई बोलेंगे नहीं, नोट्स बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाना ही बनाना है आपको, आपके पास चॉइस नहीं है। तो जब मैं बोलूंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ऑब्वियसली इट इंक्लूड्स नोट्स टू अकाउंट्स। और जब मैं बोलता हूँ बैलेंस शीट, ऑब्वियसली इट इंक्लूड्स नोट्स टू अकाउंट एज वेल। तो कैश फ्लो कब होगा, पहले समझ लिया आपने। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच की मूवमेंट क्रॉस कनेक्शन ही क्या कहलाएगा? आपका कैश फ्लो कहलाएगा।
अगर ऐसा नहीं है तो उसे कैश फ्लो नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप जानिए जरा यहाँ पर, मेरे पास अवेलेबल होता है क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और मेरे पास अवेलेबल क्या होती है, बैलेंस शीट, ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स, तीसरी चीज हमारे पास क्या होती है, नोट्स टू अकाउंट्स, ये वाली चीज, ये इससे रिलेटेड भी है, इससे रिलेटेड भी होता है, अब पूरा डिटेल दे रखी होती है नोट्स टू अकाउंट्स में। बैलेंस शीट में 1 2 3 4 5 से शुरू करते हैं, नोट्स टू अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट 15 16 17 18 तक चला जाता है, एंड यू कैन हैव अ डिटेल ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर की दोनों इन्फॉर्मेशन आपके पास दे रखी होती है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जरा समझने की कोशिश करें, डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती लेकिन सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो। कैसे, मूवमेंट ऑफ कैश इन और आउट दोनों, फ्लो हम क्या बोलते हैं, फ्लो का मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं है, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों होता है। मैं हर बार ये क्वेश्चन पूछता हूँ, कैश के फ्लो में और नदी के फ्लो में क्या डिफरेंस है। नदी का फ्लो एक डायरेक्शन में जाता है, कैश का फ्लो आना जाना दोनों करता है। नदी का फ्लो बैक होता है ना, जब सीवर जाम हो जाता है या बाढ़ आ जाती है। पानी का फ्लो बैक कब होता है, लेकिन वो हमारे काम की चीज नहीं है। पैसे का फ्लो आना और जाना दोनों होता है, तो आएगा तो इनफ्लो बोलेंगे, जाएगा तो क्या बोलेंगे, आउटफ्लो, ठीक है। अगर आपके बिजनेस से पैसा आया तो बोलेंगे सोर्सेज ऑफ फंड्स, और निकल गया तो क्या बोलेंगे, यूजेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। आउटफ्लो को क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स या यूजेज ऑफ फंड, और आने वाले को क्या बोलेंगे, इनफ्लो या सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्स मतलब आया, और यूज या एप्लीकेशन का मतलब चला गया। तो देखिए क्या बोले हैं, कैश इन एंड आउट, क्या कहता है ये, कैश इन एंड आउट ड्यू टू सम नॉन कैश आइटम, इट implies मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड आउट ड्यू टू सम नॉन कैश आइटम। कैश आइटम तो हम इंक्लूड ही नहीं करते कैश फ्लो में। अरे भाई, हमने क्या बोला, कैश फ्लो कब होगा, जब नॉन कैश आइटम का कैश के साथ क्या होगा, क्रॉस कनेक्शन होगा। इनके बीच का तो कनेक्शन माना ही नहीं जाएगा, क्रॉस कनेक्शन ही क्या कहलाएगा, कैश फ्लो कहलाएगा। तो हम डेफिनेशन में भी लिख रहे हैं, क्या है, अगर मूवमेंट है इन और आउट दोनों का, किसके बीच में, नॉन कैश आइटम्स का, उसे कैश फ्लो बोलेंगे। तो transactions which increases the cash position, cash equivalent balance of the entity are called inflow और cash receipts, ठीक है जी। और क्या बोलते हैं इनको, सोर्सेज भी बोलते हैं। और ट्रांजेक्शन्स which decreases the cash position, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उनको क्या कहते हैं, आउटफ्लो या पेमेंट, या फिर क्या बोलते हैं, यूजेस भी बोलते हैं, यूजेस भी बोलते हैं, सोर्सेज और यूजेस भी बोला जाता है उनको, ठीक है। अभी आगे दिख जाएगा आपको। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या चीज होती है, जरा समझने की कोशिश करें। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक टर्म हम सीखेंगे, रिकंसिलेशन। क्या सीखेंगे, रिकंसिलेशन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो कि ये एक काफी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर, और हम जानते हैं काफी सारी बिल्डिंग, इस ये काफी बड़ा मॉल है, इस छत पे यहाँ पर है। और जैसे टेक एन एग्जांपल, श्रुति है ना, तो अभी कितने साल की हो गई बेटा, 17, अभी 18 नहीं, कितना टाइम लगेगा, अच्छा 1 महीने में 18 साल की हो जाएगी, बढ़िया, वंडरफुल। तो कई बार एग्जांपल लिया मैंने, ये स्तुति खड़ी है यहाँ पर, ऐसे ऐसे स्तुति, ये स्तुति खड़ी है, ठीक है, स्तुति, ठीक है, ये स्तुति है। और तो 18वें बर्थडे में इसके पापा ने इसको क्या किया, करीब करीब 2 करोड़ रुपए दिया, बोला बेटी जाओ लुटा लो इसको। तो ये छत पे खड़ी हो गई और लुटाना शुरू कर दिया। भाई लोग हैं, लूट रहे हैं, और फेंक, ऐसा कर रहे हैं, लूटना शुरू कर दिया, ठीक है जी। जब ये नीचे आती है, कि ना विटामिन B12 और D3 की कमी, थोड़ा सा हाथ पांव दर्द कर गए, नीचे आती है, और पता क्या बोलती है, मेरे पास ना 1 करोड़ 20 लाख रुपया अभी भी बचा हुआ है, और ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट, ये मेरे पापा ने जितना भी पैसा दिया था उसका 65% है। ये ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, कैलकुलेशन कितना है, 40% है। जो पैसा बचा मेरे पास वो क्या है, मेरे पापा ने जो मुझे पैसा खर्च उड़ाने के लिए दिया था उसका कितना परसेंट है, ये 40%। पापा ने कितना पैसा दिया था, कितना दिया था, कैसे निकाला, किसी चीज का अगर 40% कितना है, 1 करोड़ 20 लाख है, तो वो चीज क्या थी, अरे भाई, एक्स का 40% इज इक्वल टू कितना, 1 करोड़ 20 लाख, तो व्हाट इज एक्स, 1 करोड़ 20 लाख, सॉरी,
1 करोड़ 20 लाख है, 1 करोड़ 20 लाख, तो क्या बनेगा? इंटू कितना, 100/40, 2 5 6, कितना बनेगा? 3 करोड़ बनेगा, 3 करोड़। तो 3 करोड़ रुपए ये लेके ऊपर गई थी, ठीक है जी। चलो इसको किनारे कर लेते हैं। एक और चीज समझें जरा। हम बोलते हैं कि ओपनिंग कैश इसके पास कितना था? 3 करोड़ है, ठीक है जी। और क्लोजिंग कैश इसके पास कितना है? क्लोजिंग कैश कितना? 1 करोड़ कितना है? 20 लाख, ठीक है जी। तो ओपनिंग कैश इसके पास 3 करोड़ और क्लोजिंग कैश कितना इसके पास? 1 करोड़ 20 लाख। तो इसने कितना कैश उड़ाया? बताओ कितना उड़ाया? 1 करोड़ 80 लाख इसने क्या कर दिया? उड़ा दिया, ठीक है जी। ऐसा कर लिया। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 करोड़ था, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था? 1 करोड़ 20 लाख था। तो मान लो हम बिजनेस के क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। और अगर कहीं से मैं कितना यूज हुआ या कितना बढ़ गया पता चल जाए, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? एक रिकंसाइल फॉर्म में स्टेटमेंट आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, कैश फ्लो में क्या होता है कि हमारे पास दे रखा होता है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, वो हम ऐसे रखते हैं, प्लस या माइनस, क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, वो रखते हैं इसको यहाँ पर। प्लस होगा तो प्लस होगा और माइनस होगा तो माइनस रखते हैं। और डिवाइड नीचे रखते हैं यहाँ पर क्या? क्लोजिंग कैश एंड कैश क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम क्या कर रहे हैं? वी आर रिकंसाइलिंग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद द क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन relating to increase or decrease in cash and cash equivalent during the current year। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्वेश्चन में गिवन होगा आपके पास, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और ये जो बीच की फिगर आपको, ये आपको निकालनी पड़ेगी। ये कहलाती है इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। अब ये कैसे निकलती है? ये निकलती है 3 एक्टिविटी के टोटल से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्लस माइनस, इन्वेस्टिंग का प्लस माइनस, फाइनेंसिंग का प्लस माइनस। तो व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? रिकंसाइलिंग opening cash and cash equivalent with the closing cash and cash equivalent from the information relating to sources या uses of funds from operating, investing या financing। ये तो लेमैन की डेफिनेशन हुई। अब थोड़ा स्ट्रक्चर डेफिनेशन पढ़े। reconciliation of opening cash and cash equivalent with the closing cash and cash equivalent from the information available relating to uses and sources and uses of inflow and outflow of cash and cash equivalent during the current year from the information available in statement of profit and loss and the balance sheet। तो ये आप कहां से निकालेंगे? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस कहां से निकालेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन है उससे निकालेंगे। ये होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसके अंदर की 3 चीजें, ऑपरेटिंग का प्लस और माइनस, इन्वेस्टिंग का प्लस और माइनस, और क्या, फाइनेंसिंग का प्लस और माइनस, तीनों का जब टोटल आ जाएगा उसे बोलते हैं क्या? नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर। उसको ओपनिंग से जोड़ूंगा तो ऑब्वियसली किसके बराबर आना चाहिए? क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए। नहीं आया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट गलत हो गया। इसे कहते हैं रिकंसिलेशन। तो क्या रिकंसाइल कर रहे हैं हम? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को क्लोजिंग से रिकंसाइल कर रहे हैं। किसकी मदद से? वो इंफॉर्मेशन जो इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है ड्यूरिंग द करंट ईयर रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, द बैलेंस शीट। अब डेफिनेशन समझ में आई है? देखते हैं, पढ़ते हैं। इट इज अ समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स reconciling opening cash balance, cash and cash equivalent with the closing cash and cash equivalent of the firm for a given period, information about the sources मतलब inflow, application मतलब outflow from items appearing in the balance sheet and statement of profit and loss। सीधी सी डेफिनेशन। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। बीच में जो आपको इंफॉर्मेशन रखनी है वो क्या होगी? सोर्सेस, इनफ्लो,
यूजेस मतलब आउटफ्लो, किससे रिलेटिंग? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटिंग। कहां से उठाएंगे उसे आप? कहां से उठाएंगे आप? बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से उठाएंगे। ये है सबसे स्ट्रक्चर डेफिनेशन, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है ये। और ये अकाउंटिंग नहीं है, ये क्या है? टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। भाई देखें जरा, आई होप दिस डेफिनेशन इज ओके विद एवरीबॉडी। तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, मोटा मोटा ध्यान रखेंगे। ओपनिंग कैश कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग, बीच की इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग प्लस माइनस दोनों हो सकता है। इनका टोटल ओपनिंग से जोड़ूंगा तो किसके बराबर आना है? क्लोजिंग के बराबर आना है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गया। ये इनडायरेक्ट मेथड में होता है। अब एक हल्की सी डेफिनेशन है। इट इज अ स्टेटमेंट विच समराइजेज सोर्सेज मतलब इनफ्लो, एप्लीकेशन मतलब आउटफ्लो ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। समराइज तो कर रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से तीन एक्टिविटी बोली अभी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। क्या है? इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है, फाइनेंसिंग में इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है। ये हम लेके चल रहे हैं। आज हमारा टारगेट है इन्हीं एक्टिविटी को क्या करना, हिंदी में कहते हैं आत्मसात करना, अपनी आत्मा के साथ मिला देना। तभी क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। है ना? तो जेल विद योर कॉन्शियसनेस, वैसा करना है। और ये नोट्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्या होता है, आज पढ़ेंगे और जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर उसको किनारे फेंक देंगे। कुछ लोग तो देखता हूँ मैं, धर्म पत्र के बाद छोले भटूरे वाले को दे देते हैं हम लोग। चलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, गारमेंट का बिजनेस है, गारमेंट से पैसा बेचने खरीदने से जो पैसा मिलता है वो वाला। लेकिन मशीनरी बेच रहे हैं, बिल्डिंग बेच रहे हैं, वो नहीं। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का मैंने आपको परिभाषा समझाई थी 11th में भी और 12th में भी कई बार बोल चुका हूँ। तो देखिए, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है ये, और एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज अदर देन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इनफ्लो देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विस। गुड्स 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 मतलब डे टू डे डील कर रहे हैं, सर्विसेज मतलब आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एंड कस्टमर्स, ये भी क्या कहलाएगा? इनफ्लो कहलाएगा। रॉयल्टीज, कमीशन, फी एंड अदर रेवेन्यू। रॉयल्टीज कब मिलती हैं? जैसे आपका मान लो कोल माइन है आपकी, तो कोल माइन से आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या? रॉयल्टी। व्हाट इज रॉयल्टी? मालूम है किसी को? जानते हो रॉयल्टी क्या होता है? हाँ जी। तो एक बार क्या हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2010 में। प्रिंस चार्ल्स जो राजा बन चुके हैं, उन्होंने अपने भाई को भी सत्ता से निकाल दिया। वो ये इंडिया में आया, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में क्या होना था, स्विमिंग का कंपटीशन चलना था। ठीक है जी। और सब लोग बैठे हुए थे आराम से, है ना? सब लोग बैठे हुए थे, और वो जो रॉयल हाइनेस थे वो भाई साहब क्या थे, खड़े थे। और इंडियन फॉरेन सर्विस के, ब्रिटिश फॉरेन सर्विस के ऑफिसर बैठे थे। अचानक से क्या हुआ, ठाई की आवाज है, स्विमर कूद गया पानी में। हाइनेस जो है खड़े के खड़े हैं। भाई सब कांप गए, ये क्या हो गया? राजा तो नाराज, प्रिंस चार्ल्स नाराज हो गए, उसमें बुढ़िया जिंदा थी। राजा नाराज हो गए, क्राउन प्रिंस है, बोलते क्या हुआ जी? सर नो वन ऑफर्ड मी द चेयर। उसके टेंटरम पता है कितने? एक आदमी तौलिया लेके खड़ा रहता है, एक ब्रुश लेके खड़ा रहता है, एक आदमी चप्पल। मतलब प्रिंस चार्ल्स के पर्सनल स्टाफ में कम से कम 15 लोग काम करते हैं। मुझे लगता है धोने का काम भी कोई ना कोई करता ही होगा उसका। ठीक है, ऐसा। ठीक है। तो उस राजा को, रॉयल को अगर टी ऑफर करेंगे तो क्या कहलाएगी? और रॉयल्टी क्या कहलाएगी? रॉयल्टी। डिस्गस्टिंग। वैसे कोई सुनेगा नहीं मेरी बात। अरे भैया, रॉयल्टी का मतलब होता है कि आपकी कोई कोयल माइन है, आपने बोला कोयला निकाल लो और मुझे पैसा दे दो। तो कैसे? बोलता है कि भाई अगर मैं 1 क्विंटल कोयला निकालूंगा या 1 किलो कोयला निकालूंगा तो मैं आपको 10 पैसा दूंगा। इतना। वहां तो लाखों टन कोयला निकलता है। तो जितना भी कोयला निकला उसको 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपकी रॉयल्टी बन गई। आपके आम के बगीचे हैं, आपने क्या कर दिया, उसे किसी को लीज पे दे दिया कि जा भैया तू ही संभाल, तू ही रख, हर साल मुझे 10 लाख रुपए दे देना। वो रॉयल्टी कहलाती है। ये रॉयल्टी है। और ये कोर रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से आएगी। कोल माइनर वाले के लिए क्या है, भुट्टा भुनने थोड़ी पैसा कमाएगा वो। है ना, कि चलो कोल माइन में आग लगाते हैं भुट्टा सीखते हैं, ऐसा नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? रॉयल्टी कहलाएगा। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं तो कमीशन आपके लिए क्या कोर रिवेन्यू एक्टिविटी है। और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स भी क्या कहलाता है आपका, क्योंकि वो आप अपने रिवेन्यू से देते हैं, वो वापस आता है, उसको भी आप इनफ्लो मानते हैं। अच्छा, कैश रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम, इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रीमियम क्या है? रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, वही तो उसका रेवेन्यू। कैश रिसिप्ट रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। अगर किस पर्पस के लिए हो वो, अगर फर्म डील करती है किसमें, ट्रेडिंग एक्टिविटीज में।
ये शेयर्स मार्केट से रिलेटेड टर्म्स होती हैं, अब आपकी बुक से हटा दिया, लेकिन ये भी रहता है। इनको क्या बोलेंगे, क्या है, डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस के लिए अगर आपने किया तब तब हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलेंगे। किसके लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह के लिए, इन्वेस्टमेंट फर्म के लिए, ये वाला पार्ट। और चलें आगे जरा, ये तो हमारे पास क्या थे, इनफ्लो थे। इस तरफ चलते हैं जरा, आउटफ्लो देखिए जरा, पैसा कहाँ कहाँ निकलेगा। आप गुड्स और सर्विसेज को खरीद लेंगे, क्रेडिटर सप्लाई को पैसे दे देंगे, आउटफ्लो ऑफ मनी है। कैश पेमेंट टू एन इंश्योरेंस एंटरप्राइज, हमने, हमारी कंपनी ने इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया किसी कंपनी का अपने अपने बिजनेस के लिए, गुड्स के लिए, वो कहलाएगा क्या, क्लेम एन्युटी एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट्स। कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेस एंड पेमेंट टू द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट कर रहे हैं आपकी, क्या कहलाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी। कैश पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अनलेस दे आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एज फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग, इनकम टैक्स की पेमेंट आप पूरी किताब में हर जगह पढ़ेंगे ऑपरेटिंग है, लेकिन देर आर टू कंडीशन जहां इनकम टैक्स क्या हो सकता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी हो सकता है। अगर इनकम टैक्स दे दिया क्या, कैपिटल गेन पर, आपने कोई मशीन बेची और आपको कैपिटल गेन हो गया, उस पर टैक्स देंगे, वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग। और अगर आपने डिविडेंड पर टैक्स भर दिया तो वो क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग। तो टैक्स ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों हो सकता है। अगर कोई क्लैरिटी ना हो तो क्या मानेंगे, उसे ऑपरेटिंग ही मानेंगे। ठीक है जी। और मैं आपको दिखा भी देता हूं कि जो जो टैक्स होता है ना, कौन से वाला, इन्वेस्टिंग वाला टैक्स, वो कहाँ दिखता है, देखिए। ये हमारे पास एक्टिविटीज है, कौन सी वाली, ये रहा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिख रही है, ये रहा कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन इन्वेस्टिंग आउटफ्लो कहलाता है। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये दिख रहा है डिविडेंड टैक्स। ठीक है जी। और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये रहा, यहां से माइनस किया आप लोगों ने क्या, ये रहा, ये रहा टैक्स कर, टैक्स माइनस करा है। तो ऑपरेटिंग वाला टैक्स ऑपरेटिंग में माइनस होगा, इन्वेस्टिंग वाला इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, फाइनेंसिंग वाला फाइनेंसिंग में माइनस होगा। ठीक है जी, ध्यान रखना, टैक्स तीनों तरह का होता है। अरे मेरे बेटा, फिर तुमने पता है एक चैप्टर नहीं पढ़ा। कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ा तुमने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा तुमने। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड, एक पॉइंट है, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड। फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड में एक होता है डिविडेंड टैक्स। सेबी क्या करती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, भर भर के डिविडेंड देती हैं। तो नॉर्मल बिजनेस वाली कंपनी तो डिविडेंड दे नहीं सकती इतना। तो सेबी क्या करती है कि जो डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करती है उन पर डिविडेंड टैक्स डाल देती है, ताकि वो डिस्करेज इन्हें ज्यादा डिविडेंड देने के लिए, तो डिविडेंड टैक्स बोलते हैं। वो भी होता है। बिजनेस स्टडीज भी नहीं पढ़ा, अकाउंटेंसी भी नहीं पढ़ा, मैं क्या करूं तुम्हारा, तुम जिंदगी की किताब पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा है। इज दैट ओके। ऐसे ही अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी है और उसके पास एक्सीडेंटल क्लेम आ जाते, तो क्लेम की पेमेंट करेगी वो, पड़ोसी को जगाओ, जगाओ, जाग जा बेटा, किसके सपने देख रहा है, कोई क्रॉस कनेक्शन। चल, फिर ये कैश पेमेंट रिलेटेड टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्या, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक मैं एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का मान लो, मतलब ये नहीं जरूरी नहीं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मान लो किसकी कंडीशन में हो, ये मान लो कि शेयर मार्केट में होता है, ऐसा भी नहीं होता। जैसे मान लिया जाए अनाज है, जैसे मान लो कि शौर्य ने क्या करा कि सब कुछ छोड़ छड़ा के इसने पंजाब में लुधियाना में जाके क्या कर दिया, एग्रीकल्चरल लैंड ले लिया और वहां क्या उगाने शुरू कर दिया, आलू। ठीक है जी, आलू उगाना शुरू करा, और बस उसकी मर्जी, उसका खेत आलू उगाए, बंदों को काट के मुंडी उगाए उनकी, मर रहे थे, कर रहे थे जो कर रहा है उसको। और इसने क्या कर दिया, पेप्सिको के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि भाई अगर मेरे खेत में आलू उगे तो तुम 10 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लेना। ठीक है जी। तो कंडीशन नंबर वन, आसपास के एरिया में कहीं आलू उगे ही नहीं, सब फसल खराब हो गई, इसके खेत में आलू बम्पर पैदावार हुई, और इसने बोला था कि 2 लाख किलो आलू बेचूंगा आपको मैं, 10 रुपए के हिसाब से 20 लाख का बन गया हिसाब किताब। अब इसने देखा यार कि ये आलू की फसल 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए तक जाएगी, मैं तो इसको बेच के नुकसान में रहूंगा। इसने रिक्वेस्ट करा कंपनी के पास जाके कि भैया मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, अभी आलू की कीमत 10 रुपए थी, मार्केट में 15 चल रहा है, 5 रुपए पर केजी के हिसाब से मुझसे ले लो। तो उसने पेमेंट कर दी और कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो गया। पेप्सिको ने कहा बढ़िया, ना खरीदना बेचा, 5 लाख फ्री फंड में मिल रहा है हमें, चलो ये जो भी था अमाउंट वो मिल रहा है, ऐसा बना। ऐसे ही दूसरी कंडीशन, बम्पर पैदावार हो गई, खूब फसल हो गई, 10 रुपए से घटकर मार्केट में पड़े 8 रुपए चला गया, 7 रुपए चला गया, इससे पहले ज्यादा गिरे। ठीक है, कंपनी बोलती है इसके पास आके कि भाई ऐसा करो, आपके और हमारे जो प्राइस टैग हुआ उसके बीच में 3 रुपए का डिफरेंस है,
हमसे पैसा ले लो, हमें कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर दो। हम मार्केट में 5 रुपए किलो आलू खरीदेंगे, तुमसे क्यों खरीदेंगे 10 रुपए किलो के हिसाब से? तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको पेमेंट देनी भी पड़ सकती है और लेनी भी पड़ सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट या बुलियंस। बुलियन कहते हैं प्रीशियस मेटल्स की मार्केट को या मेटल्स की मार्केट को। ये फूड ग्रेन गेहूं से रिलेटेड भी हो सकता है, आलू से रिलेटेड हो सकता है, सेरल से रिलेटेड हो सकता है, धान पैडी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप उसमें डील करते हैं तो आप फूड ग्रेन मर्चेंट है, आपके लिए चलेगा ये। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। अब यहाँ देखना जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब ध्यान रखना। पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय सच एज सैलरीज, प्रोविडेंट फंड, बोनस विल बी ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस कंपनी, नॉन फाइनेंस कंपनी, कोई भी कंपनी, उस सबके लिए क्या कहलाएगा ये? ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा। कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम परचेज एंड सेल एंड डीलिंग ऑफ ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटीज, कैश एडवांस, लोन मेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस आर यूजुअली क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड दे आर द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी फॉर फाइनेंस कंपनीज। क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन पढ़ लेना कि क्या, कि फाइनेंस कंपनी है, नॉर्मल कंपनी है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, देखो इस जगह पे देखना, जब हम मोर फॉर रिवीजन लेके चलेंगे ना इधर, ये देखो यहाँ पर है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और फाइनेंशियल कंपनी के लिए ट्रांजेक्शन्स क्या कहलाएंगी। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और रियल एस्टेट एंटरप्राइज के लिए क्या कहलाएंगी। ये सब है, देखिए यहाँ देखिए। लेकिन पहले समझ लेते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज ओके विद एवरीबॉडी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ में रहेगा, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मोटा मोटा रूल है, इसको जगह पड़ोसी को। एक्विजिशन यानी खरीदना, और डिस्पोजल यानी कि बेचना या रियलाइज करना। क्या? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ये कहलाएगा आपका क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। कैसे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू व्हाट? एक्विजिशन यानी कि परचेज, डिस्पोजल यानी सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, अदर देन इन्वेस्टमेंट विच आर कवर्ड इन द कैश इक्विवेलेंट। याद है करंट इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट के अंदर इंक्लूड हो गए थे, उनको छोड़कर बाकी ये सब एक्विजिशन है। किसका? फिक्स एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स का। सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स क्या कहलाएगा आपके लिए? ये इनफ्लो है। तो भाई आउटफ्लो क्या कहलाएगा? परचेज। सीधी सी बात है। पैसा आएगा कब? जब बिकेगी। जाएगा कब? जब सेल होगी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? इनफ्लो। तो क्या है? इन्वेस्टमेंट खरीदना आपके लिए क्या है? आउटफ्लो। क्या? कैश पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी इन द शेयर, वारंट, डिबेंचर्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द अदर एंटरप्राइजेस। कैश रिसीव्स फ्रॉम पेमेंट, आपने किसी अगर लोन एंड एडवांसेस दिया था, उसका पैसा वापस आ गया, दैट इज इनफ्लो। और अगर आपने किसी को कैश एडवांस दे दिया तो वो क्या कहलाएगा? आउटफ्लो। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे, तो आपको उस कंपनी में क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। ये भी आपके लिए क्या कहलाएगा? इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। क्योंकि आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे थे, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट था, उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी क्या कहलाएगा? आपका इनफ्लो, लेकिन इन्वेस्टिंग का। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के रूप में रखी थी, उससे जो रेंटल इनकम आएगी वो भी क्या कहलाएगी आपके लिए? इन्वेस्टिंग। लेकिन रियल एस्टेट डेवलपर के लिए ऑपरेटिंग कहलाएगी। इसका ध्यान रखना। ठीक है जी। ऐसे अब आप बोलेंगे सर, इंटरेस्ट की पेमेंट और डिविडेंड की पेमेंट क्या कहलाएगी? फाइनेंसिंग कहलाती है। इंटरेस्ट मिलना और डिविडेंड मिलना इन इन्वेस्टिंग, लेकिन डिविडेंड पे करना और इंटरेस्ट पे करना क्या कहलाता है? फाइनेंसिंग। क्यों कहलाएगा अभी बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, अच्छा रेंट पे करना क्या होगा भाई बताओ? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग है रेंट पे करना, लेकिन रेंट मिलना क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। और अब नॉन ऑपरेटिंग को हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कैटेगराइज कर रहे हैं, बस इतना फर्क है। रेंट पे करना इज ऑपरेटिंग, किराए की दुकान उठा ली, बिजनेस के लिए ऑफिस उठा लिया। लेकिन रेंट मिलना इज व्हाट? इन्वेस्टिंग है। जब प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट होगा तो ही तो रेंट मिलेगा आपके पास। और चलें आगे जरा। अब ये देखिए यहाँ पर, परचेज ऑफ गुडविल विल ऑलवेज बी एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। गुडविल अगर डिक्रीज होगी तो अमोर्टाइजेशन बोलेंगे, लेकिन अगर बढ़ेगी तो क्या बोलेंगे? परचेज। चाहे फाइनेंस कंपनी है ना नॉन फाइनेंस कंपनी है, गुडविल सभी के लिए क्या है? इन्वेस्टिंग है। अच्छा, सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए होता है इन्वेस्टिंग में, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कितना एक्सपेंडिचर आपने क्या किया, इनकर किया, किसके लिए? फ्यूचर इनकम या फ्यूचर कैश फ्लो के लिए। इन्वेस्टिंग अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो रहा है आपके बिजनेस का, और फ्यूचर के लिए अच्छा है वो। इन्वेस्टमेंट इज शोन अंडर करंट असेट्स, देन इट इज टू बी टेकन एज व्हाट?
कैश इक्विवेलेंट बोले थे आपसे। जब तक कि बोले ना कि 60% इज कैश इक्विवेलेंट, तब तक क्या मान के चलेंगे उसे? जबकि हम रेशो में ऐसा नहीं करते थे, वो तो करंट असेट्स का ही पार्ट था। आइए फाइनेंसिंग एक्टिविटी सीखते हैं क्या होता है। ऐसी एक्टिविटी, बड़ा मोटा सा शब्द है क्या, विच चेंजेस द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ डेट और इक्विटी। डेट मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी के साइज में अगर कोई चेंजेस हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग बोलते हैं। आओ देखते हैं कैसे। इट दे आर रिलेटिंग टू क्या, दे आर रिलेटिंग टू रेल टू लॉन्ग टर्म फंड्स, कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, रेजिंग लोन फ्रॉम बैंक लोन्स, रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। क्यों जानना जरूरी है? ताकि हमें पता चले ओनर्स की इक्विटी का और प्रेफरेंस शेयर, और जो बोरोइंग है लॉन्ग टर्म, उसका भी हमें पता चल जाए एंटरप्राइजेस में। ठीक है। अगर आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या हो रही है, इनफ्लो बढ़ रहा है, और आपका क्या हो रहा है, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा सही समय जगह पे यूज हो रहा है। भाई आपने लोन लिए और इक्विटी शेयर्स इशू करे, आपके पास पैसा आया, उससे क्या कर दिया आपने, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो कर दिया, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो आप जज कर सकते हैं कि कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन डेट और इक्विटी दोनों बढ़ रहा है, और इन्वेस्टिंग में क्या हो रहा है, पैसा आउटफ्लो नहीं जा रहा है। पैसा कहाँ आउटफ्लो हो रहा है, ऑपरेटिंग में हो रहा है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, अपनी डे टू डे एक्टिविटी को किससे फाइनेंस कर रहे हैं, डेट और इक्विटी से कर रहे हैं, विच इज एन अलार्मिंग स्टेट। ऐसा लेके चलते हैं। आइए देखें जरा, इसके बीच में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, कोरिलेट करके चलेंगे। देखिए, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश क्या, इनफ्लो, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या, आउटफ्लो। इशू डिबेंचर फॉर कैश क्या है, इनफ्लो, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या है, आउटफ्लो। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपने लोन ले लिया बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग दोनों होती हैं। इसमें बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट भी शामिल होता है, और ये करंट लायबिलिटी के अंदर दिखता है। करंट लायबिलिटी के अंदर दिखता है, इसको भी इंक्लूड करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानेंगे। कुछ लोग इसे गड़बड़ कर देते हैं। और रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या लोन्स, इनकी पेमेंट जो कहलाएगी हमारा आउटफ्लो कहलाएगा। ठीक है जी। ऊपर खत्म, नीचे आ जाइए आप। इंटरेस्ट की पेमेंट क्या है ये, क्यों? क्योंकि आपने लोन लिया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उस पर इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग कहलाएगा। आपने फाइनेंस लीज लायबिलिटी, लीज पे कोई चीज ले रखी है, लोन पे ले रखी है, उसकी पेमेंट करेंगे, वो भी आउटफ्लो कहलाएगा। और डिविडेंड की पेमेंट भी क्या कहलाएगा, आउटफ्लो। प्रपोज इंटरिम दोनों अगर एजीएम में पास हो गए तो क्या कहलाएगा ये, आउटफ्लो कहलाएगा। ठीक है। हाँ जी। अरे भैया डेट से भी कर रहे हो तब बोला ना। इक्विटी, इक्विटी से तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप जैसे चाहे उसे इस्तेमाल कर ले। डेट का मतलब तो आप तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए यूज करिए ना, ऐसा कर। ये हो गया किसका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। अभी आएगा, रुक जाइए। अब देखिए, डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गन डिविडेंड कब पे करेंगे, जब आप शेयर इशू करेंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता। इशू ऑफ बोनस शेयर विल नॉट बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्यों भाई, क्रॉस कनेक्शन नहीं है। शेयर इशू हो रहे हैं प्रीमियम को यूटिलाइज करके। भाई टोपी वाले सो रहा है, देखो ये, देखो ये। टोपी हटा दो यार इसकी, क्यों सो रहा है ये? वो आउटिंग की यादें हैं इसके मन में अभी भी ताजा। वो शाम, वो दोपहर, वो शाम। अब मैं और आगे नहीं बोलता, थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो जाता है ना। हाँ ये बोले, देखो अब देखो नींद खुल गई, और देखो पूरे 38 के 38 दांत चमक रहे हैं इनके। नीचे देखिए, सेपरेट डिस्क्लोजर क्यों जरूरी है, ताकि आपको पता चलेगा जो फंड्स प्रोवाइड कर रहा है कौन है। इक्विटी वाले से ज्यादा फंड मिल रहा है, डेट से ज्यादा फंड मिल रहा है। ठीक है जी। आइए एक और कुछ मजेदार चीजें सीखेंगे अभी, जरा देखें। ये एंटरप्राइजेज हैं, ये फाइनेंशियल है, ये नॉन फाइनेंशियल है। देखिए जरा, अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है, इंटरेस्ट पेड और रिसिप्ट क्या कहलाएगा उसके लिए, ऑपरेटिंग, क्योंकि उसका रोज का काम है। डिविडेंड रिसीव्ड क्या कहलाएगा उसके लिए, ऑपरेटिंग, क्योंकि उसका रोज का काम है, वो तो लगाता है, इन्वेस्ट करता है शेयर्स में। लेकिन डिविडेंड पे करना क्या उसके लिए, फाइनेंसिंग है, क्योंकि डिविडेंड तभी पे होगा जब शेयर इशू करे होंगे। शेयर परचेज करे होंगे तो नहीं, लेकिन शेयर इशू करे होंगे तो क्या कहलाएगा, परचेज मतलब इन्वेस्टमेंट, इशू करने का मतलब क्या है। लेकिन बैंक के लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता ना, उनका डे टू डे ऑपरेशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक जो होते हैं,
उनके लिए शेयर खरीदना बेचना रूटीन एक्टिविटी है, जरूर ओके। लेकिन जब वो अपने शेयर इशू करते हैं मार्केट में, तो उनकी इक्विटी का प्रोपोर्शन बदल जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, फिर फाइनेंसिंग कहलाएगा। आज ये दूसरी एंटरप्राइजेस, इंटरेस्ट पेड इज व्हाट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ा था। इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलना क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ा था। और डिविडेंड पे करना इज व्हाट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये भी क्लियर है। ठीक है जी। और अभी बताया था मैंने आपको, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का टोटल अपने आप में प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। ओपनिंग को क्लोजिंग के साथ मैच करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज डिक्रीज दिखाना है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तीनों को जोड़ के बनता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अच्छा जी। एक और बात, ये कहते हैं क्या, सम ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑल दीज एक्टिविटी टेकन टुगेदर विद द ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू द क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी बताया था रिकंसाइल करना, यही बोल रहा है। चलो, अब मुझे बताइए एक सिंगल एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक ही टाइम पे हो, ऐसी एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक ही टाइम पे हो। हाँ जी, क्या? हाँ, घर खरीदना इन्वेस्टिंग है। घर खरीद, हाँ, सही कनेक्शन, सही कनेक्शन, बिल्कुल सही बोला बच्चा। देखो क्या बोला इसने, ये तो जाग गया भाई ये तो। आओ देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक गाड़ी खरीदी, कमर्शियल व्हीकल खरीद लिया अपनी फैक्ट्री के लिए, 50 लाख का था, 10 लाख एडवांस दे दिया, 40 लाख का लोन करवा लिया। अब जब तक हम लोन नहीं चुकाएंगे तब तक उसके मालिक नहीं बनेंगे। बैंक ने हमारी ईएमआई बांध दी। ईएमआई में दो कंपोनेंट होते हैं, क्या होते हैं ईएमआई में दो कंपोनेंट, ठीक है। ये जो ईएमआई बनी है आपकी, इसको बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। क्या बोलते हैं, हायर परचेज, हायर परचेज बोलते हैं उसको। हायर परचेज का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट में खरीदा। तो ईएमआई में एक तो आपके पास प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल, और एक होगा इंटरेस्ट। मान लो आपकी एक इंस्टॉलमेंट 1 लाख की है, तो उसमें 70,000 का क्या डाल दिया, प्रिंसिपल, और 30,000 का क्या डाल दिया, इंटरेस्ट। अब जब आप एक 1 लाख की ईएमआई भरेंगे, जग बेटा उतार ले टोपी, थोड़ी हवा लगेगी खोपड़ी पे, आंखें बंद हो रही है तुम्हारी बार बार। 70 लाख का प्रिंसिपल जैसे जैसे चुकाएंगे आप मालिक बनते जाएंगे, ये इन्वेस्टिंग कहलाएगा। और 30,000 का आप तो लोन पे इंटरेस्ट पे करें तो क्या, फाइनेंसिंग। एक ही सिंगल ईएमआई जो है, इट कॉन्स्टिट्यूट टू कंपोनेंट। एक कंपोनेंट को क्या बोलेंगे आप, इन्वेस्टिंग। प्रिंसिपल क्या कहलाएगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग। और ये वाला क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग, क्योंकि आप लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। हियर इज योर आंसर। इफ एन एसेट हैज बीन परचेज ऑन हायर परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट, payment will be made in installments and each installment will include interest and part of principal. The cash paid for interest is the financing activity, cash payment for principal amount is investing activity. Interest received on calls and arrear, पढ़ो, इशू शेयर्स। कॉल्स एंड अरियर कब होता है, जब इशू शेयर्स। इशू शेयर क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इट विल ऑलवेज बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक बार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया, व्हेन कैन इंटरेस्ट रिसीव्ड बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बच्चे बोले नेवर। देखो बेटा समझना, इंटरेस्ट मिलना नॉर्मल के लिए क्या है, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट मिलना बैंकिंग के लिए क्या है, ऑपरेटिंग। फाइनेंसिंग कब होगा, अब होगा जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर हो, तब होगा फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट मिलना, दो कंडीशन आप पढ़ेंगे हर जगह पे, या तो बैंकिंग के लिए ऑपरेटिंग, नॉन बैंकिंग के लिए क्या, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट मिलना इज इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग कब होगा, एक ही कंडीशन है, जब कॉल्स एंड अरियर होगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर पढ़ा था। कॉल्स एंड अरियर पर इंटरेस्ट कितना देते हैं, लेते हैं 10%, और एडवांस पे कितना देते हैं, 12%। टेबल एफ पढ़ी थी। इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स, ये कैश फ्लो नहीं है। क्यों, क्रॉस कनेक्शन नहीं है। आप देखिए यहाँ पर, ये शेयर है और नीचे डिबेंचर है। डिबेंचर का शेयर में कन्वर्जन हो तो आपस में घूमे वो, नॉन करंट एसेट्स के बदले में शेयर या डिबेंचर इशू कर दिया, आपस में घूमे वो, क्रॉस कनेक्शन तो हुआ ही नहीं। तो दैट इज नॉट व्हाट, क्या नहीं है वो आपके लिए, ये आपकी कौन सी एक्टिविटी नहीं है, कैश फ्लो के अंदर इंक्लूड ही नहीं होगी। ठीक है जी, और चलते हैं आगे जरा। व्हाई इट इज नेसेसरी टू क्लासिफाई एक्टिविटी, ये रहा क्लासिफिकेशन क्यों करें, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है, मोर क्लैरिटी मिलती है रिगार्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ओवरऑल बिजनेस। विच आर द कंपनीज एक्सेप्टेड फ्रॉम, ये आपके सिलेबस के बाहर की चीज है लेकिन नॉलेज के लिए है।
ओपीसी को कैश कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता। अ स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। कौन कौन देखो, ओपीसी स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इनको नहीं बनाना पड़ता कैश फ्लो स्टेटमेंट। देर इज नो नीड। स्मॉल कंपनी किसको बोलेंगे? जिसका मैक्सिमम मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख हो या हायर अमाउंट एज टू बी प्रेस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 5 करोड़ एंड मैक्सिमम टर्नओवर 2 करोड़, या एज में बी प्रेस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 20 करोड़। ये कंडीशन अगर होगी तो उसको क्या बोलेंगे? स्मॉल कंपनी। उन्हें कैश फ्लो नहीं बनाना। गवर्नमेंट कंपनी इनएक्टिव कंपनी है, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बना के छोड़ दिए, अभी कोई काम नहीं है, उनको भी कैश फ्लो नहीं बनाना पड़ता है। लेकिन इसके बियॉन्ड जो होगी उन सबके लिए कैश फ्लो, और लिस्टेड कंपनी जितनी भी उनके लिए कैश फ्लो बनाना कंपलसरी है। लिस्टेड कंपनी दे आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, जिनके शेयर एक्टिवली ट्रेड होते हैं, उनको कैश फ्लो बनाना कंपलसरी है। अरे नहीं भाई, इज इट नेसेसरी? इट इज कंपलसरी? नो। कैन पार्टनरशिप हम प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट? यस। कैन अ सोल प्रोप्राइटर प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट? यस। कैन अ कंपनी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट? यस। लेकिन बोले इज इट कंपलसरी फॉर अ कंपनी? नो। कंपलसरी किन के लिए? लिस्टेड कंपनी के लिए, और जो इसके बियॉन्ड चली जाती है उनके लिए कंपलसरी है। चलिए, अब आपके लिए क्वेश्चन देखिए। इनको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में क्लासिफाई करना है। अपनी नोटबुक में लिखना शुरू करिए। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में क्लासिफाई करना है। वो ऑपरेटिंग होगा तो ओ प्लस लिखेंगे, इनफ्लो। जैसे मान लो ये है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, तो क्या बोलूंगा इसको मैं? देखिए यहाँ पर, इनफैक्ट मैं एक एक से पूछ रहा हूँ, वहां से शुरू करते हैं। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर कौन सी एक्टिविटी है बेटा? बता जल्दी से। ऑपरेटिंग का प्लस है इधर से। कैश पे टू डायरेक्ट, ऑपरेटिंग का क्या है? माइनस। अगला चलिए, कैश पे टू एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग का माइनस, मतलब आउटफ्लो। डिवेंचर इशूड फॉर कैश, फाइनेंसिंग का प्लस, माइनस थोड़ी है, फाइनेंसिंग का प्लस। डिवेंचर इशू कर रहे हैं। लोन फ्रॉम आईडीबीआई, फाइनेंसिंग का प्लस। प्रोसीड्स फ्रॉम कैश सेल्स, ऑपरेटिंग का प्लस। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग का क्या? माइनस। अगर बैंक बोला तब नहीं। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? बोलो भाई। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग का प्लस। डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग का प्लस। इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग का माइनस। अरे काहे का इंटरेस्ट रिसीव्ड कहां से आ गया? ऑपरेटिंग। कौन सी कंपनी है वो कौन सी कंपनी है? लिखा फाइनेंशियल कहीं? नहीं है। फाइनेंशियल तब करेंगे जब लिखा होगा, अदरवाइज नहीं। रिपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम आईडीबीआई, आईडीबीआई का लोन वापस कर दिया, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। परचेज ऑफ शेयर एप्टेक के, इन्वेस्टिंग का माइनस। शेयर खरीद रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शेयर खरीद रहे हैं किसी कंपनी के, इन्वेस्टमेंट है। अगला बच्चा, सेल ऑफ बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग का प्लस। बेटा शेयर खरीदते तो पैसा जाता है, जब शेयर खरीदते हैं पैसा जाता है। सेल ऑफ, सेल ऑफ, हाँ क्या है? अरे यार, बिल्डिंग बेचेगी, पैसा आ गया, दान कर देगी। गलत सोच रहे हो। बेचने से पैसा आता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। परचेज ऑफ फर्नीचर कहाँ था? बोल भाई। इन्वेस्टिंग का माइनस। इशू प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंसिंग का प्लस। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, फाइनेंसिंग का माइनस। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, फाइनेंसिंग का माइनस। इसको इसको बीच बाद में पढ़ेंगे, इसको छोड़ दीजिए। कैश पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ऑपरेटिंग का माइनस। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ऑपरेटिंग का प्लस। ठीक है जी। कैश रिसीव फ्रॉम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेटिंग का प्लस। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑपरेटिंग का। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? ऑपरेटिंग का माइनस। कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग का माइनस। उधर चलिए, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर बाद में पढ़ेंगे। पेमेंट मेड टू एक्वायरिंग पेटेंट कॉपीराइट्स, पेटेंट और कॉपीराइट इन्वेस्टमेंट होते हैं, माइनस होगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेटिंग का माइनस। ठीक है जी। अच्छा, अभी और देखेंगे थोड़ा सा। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में आपको नॉन कैश ट्रांजेक्शन ढूंढनी पड़ती हैं, आउटस्टैंडिंग एडवांस ढूंढने पड़ते हैं, और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वाले आइटम ढूंढने पड़ते हैं। क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा।
It is important to mention here that under indirect method, starting point is net profit or loss before tax and extraordinary item as per statement of profit and loss. ये क्वेश्चन करते समय पता चलेगा. Then this amount for non cash item हम धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं. चलिए इधर चलते हैं हम जरा. अब जो बचे थे वो लोग देखेंगे और बाकी लोग भी दिमाग लगाएंगे. ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलनी है अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है या फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है. उधर से परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है, ऑपरेटिंग. अभी इन्वेस्टमेंट की मैन्युफैक्चर कर रहा है वो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है, इन्वेस्टिंग है यार. प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट. ब्रोकरेज पेड फॉर परचेज ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, अरे पड़ोसी, ऑपरेटिंग नहीं भाई साहब, इन्वेस्टिंग है ये. मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन्युफैक्चर क्या करता है, फिर मार्केट में पैसा लगाता है ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकरेज देता है, इन्वेस्टिंग तो कहलाएगा. अबे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो. पेड ब्रोकरेज फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंट्री इन्वेस्टमेंट टू बैंक बनती थी, बचपन में पढ़ी थी एंट्री. भाई सीधी सी बात है, ये सारी की सारी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है, इन्वेस्टिंग, और फाइनेंशियल के लिए क्या है, ऑपरेटिंग. ये है कुल मिलाकर. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल के लिए क्या, ऑपरेटिंग. रिसीट्स ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के लिए क्या, ऑपरेटिंग. रिसीट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन एडवांसेस टू थर्ड पार्टी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है, इन्वेस्टिंग, बाकी के लिए क्या है, ऑपरेटिंग. और चलें आगे जरा. इनको ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में क्लासिफाई करना है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और रियल एस्टेट के लिए. परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, ब्रोकरेज पेज, परचेज ऑन सेल, रेंट रिसीट फ्रॉम बिल्डिंग. ठीक है. और ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पेमेंट ऑफ बिल्डिंग. बिल्डर के लिए क्या है सभी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है ये, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टिंग है, बिल्डर के लिए क्या है, ऑपरेटिंग. ध्यान रखेंगे इस चीज का. और चलते हैं आगे. एक एग्जांपल ऑफ एक्टिविटीज विच इज क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग activity for all operating activity for all enterprises. Give an example one activity which classify investing for all enterprises. Give an example one activity which is classified financial for all enterprises. Give two example an activity which is classified operating in one case, investing in the other case. ये रहे आपके सामने example. Payment made to employees, operating सभी के लिए. Purchase of goodwill, investing सभी के लिए. Payment of dividend and share, financing सभी के लिए. Purchase of shares of the other company and receipts of dividend by shares फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, ये कहलाएंगे इन्वेस्टिंग. और फाइनेंस के लिए क्या कहलाएंगे, ऑपरेटिंग. हो गया ये पार्ट भी. अब ये आया आपके पास क्वेश्चन, ये करने के लिए ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग या कैश इक्विवेलेंट इनमें क्लासिफाई करना है. ठीक है. टाइम अभी है कुछ. चलो कुछ नहीं यार, इस पार्ट को खत्म कर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना अलग अलग बैच में. चलिए. परचेज ऑफ मशीनरी क्या है, पीछे से इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग का क्या है, आउटफ्लो. प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, हाँ. फाइनेंसिंग पूछो मत, बताओ मुझे फाइनेंसिंग का प्लस. अंडरराइटिंग कमीशन, फाइनेंसिंग, शेयर इश्यू करते समय यूज करते हैं. रेंट रिसीट प्रॉपर्टी हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग का प्लस. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग है ये. और इस तरफ चलें जरा. कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, उधर से पीछे वाला ऑपरेटिंग है. एक मिनट लगेगा इसे पूरा करने, पूरा कर लेंगे, छोटा सा पार्ट है. ट्रेडिंग कमीशन रिसीव, इसके लिए इन्वेस्टिंग है. रुक जाओ, रुक जाओ, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड है. ट्रेडिंग कमीशन कब मिलता है हमें, ऑपरेटिंग है. ये इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग कहलाएगा, आपका काम ही वही है. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग है. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंसिंग. इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर, हेल्ड एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग. प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा मिला, कैश इक्विवेलेंट. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा मिलता, कैश इक्विवेलेंट. आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे उसको. परचेज ऑफ गुडविल, इन्वेस्टिंग. कैश पे टू सप्लायर, ऑपरेटिंग. इंटरिम डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग. वेजेस एंड सैलरीज पेड, ऑपरेटिंग. सेल ऑफ पेटेंट्स, इन्वेस्टिंग. कैश क्रेडिट, फाइनेंसिंग.
ओह, इसे कहते हैं ओम नमाय और सफा चट्टा है। अभी बताया था, अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको। ये देखो, बड़ा बड़ा हाईलाइट करके दिखाया था आपके सामने यहाँ पर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। यहाँ देखिए, ये रहा क्या लिखा हुआ है, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। बैंक से जाके कैश उधार करके ले आए आप, ये सब क्या कहलाता है। और चलिए आगे, 1 मिनट लगेगा, ज्यादा देर नहीं है। इस तरफ चलिए, ये वाला पार्ट। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फाइनेंसिंग, proceeds from sale of machinery, investing, rent paid, operating, dividend received on share investment, investing, proceeds from long term। देखिए, proceeds from long term क्या बोला हम लोगों ने, borrowing क्या है, फाइनेंसिंग, इनकम टैक्स पेड क्या है, ऑपरेटिंग, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, फाइनेंसिंग, कैश शेयर्स क्या है, ऑपरेटिंग, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऑपरेटिंग, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंसिंग, कैश परचेज, ऑपरेटिंग, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज खरीदना, कैश इक्विवेलेंट। अरे कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश इक्विवेलेंट, refund of income tax, operating, discount allowed to customer, operating, discount received from supplier, operating, brokerage paid on shares, investing, purchase of shares, sale of marketable securities, cash equivalent। अबे रुको रुको रुको, अभी कहानी खत्म नहीं, रुको, एक छोटा सा पार्ट और रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये यार ना, चुप, इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब, है ना, फोकस पता नहीं कहाँ है। आइडेंटिफाई फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय फाइन। इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग होगी फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए, सुनना। पेमेंट ऑफ सैलरी, यस होगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन टेकन, नहीं होगा। रिसीव्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, नहीं होगा। परचेज ऑफ शेयर फॉर ट्रेडिंग, तुम्ही लोग बोल रहे हो। रुको रुको रुको, आओ देखिए, इसे तो कह रहा हूं, 2 मिनट की बात है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। पहले क्वेश्चन समझिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, पेमेंट ऑफ सैलरी वेजेस ऑपरेटिंग सबके लिए होती है। रिसिप्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, ये क्या है, ऑपरेटिंग, लोन लेने देने का काम है उसका। रिसिप्ट ऑफ, सुन तो ले यार, रुक जा, ये भी होगा। आपने लोन लेना देना दोनों होता है। परचेज शेयर ऑफ ट्रेडिंग, होगा भाई, काम तो होता है इसका। परचेज ऑफ शेयर एज एन इन्वेस्टमेंट, ओ यार, इन्वेस्ट किया भाई उसने, इन्वेस्ट, ट्रेड करने के लिए थोड़ी खरीदा। बैंक इन्वेस्ट कर रहा है कहीं। परचेज ऑफ शेयर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, लोग क्या सोचते हैं, ये ऑपरेटिंग है, बिल्कुल नहीं। पैसा किसका गया, कस्टमर का। शेयर के मालिक कौन बना, कस्टमर। आपका तो ये तो आपके कैश फ्लो में इंक्लूड ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कस्टमर से ब्रोकरेज ले ली शेयर खरीदते समय, तो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्लीज अंडरस्टैंड, बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है। और ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर नहीं होगा, सेल ऑफ शेयर ऑन बिहाफ कस्टमर नहीं होगा, इशू ऑफ डिवेंचर फाइनेंसिंग है, ठीक है, इसका ध्यान रख लिया। ये सब एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, रुक जाइए एक बार के लिए। ये देखिए, परचेज ऑफ शेयर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग है, परचेज ऑफ शेयर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, इले नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट इज बीइंग परचेज फॉर इस कस्टमर, हाउएवर ब्रोकरेज क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और एक और पार्ट आपके पास छोटा सा है, ये लास्ट है, इन्वेस्टिंग बाय नॉन फाइनेंसिंग कंपनी और फॉर फाइनेंसिंग कंपनी, इन्वेस्टिंग ढूंढनी है। अब देख लीजिए, कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, पहले से होके लीजिए, कैश परचेज फॉर स्टॉक इन ट्रेड, लोन टेकन, लोन एडवांस, डिवेंचर परचेज, परचेज ऑफ पेटेंट्स, ठीक है। सबसे पहले लेके चल रहे नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए। नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टिंग, डिवेंचर परचेज, इन्वेस्टिंग, लोन एडवांस, इन्वेस्टिंग, पेटेंट खरीदना, इन्वेस्टिंग। फाइनेंस कंपनी के लिए क्या है, फाइनेंस कंपनी के लिए कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बैंक के लिए भी वो क्या एसेट्स हैं। और परचेज ऑफ पेटेंट, बैंक के लिए भी क्या है, सॉफ्टवेयर का कोई पेटेंट खरीद लिया, इन्वेस्टिंग है। नहीं समझे, नहीं कॉमर्स समझिए, नहीं समझी, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ,
थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हुआ आज। उसके बाद फिर हम रेडी हैं किसके लिए, एंटरिंग इनटू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाला पार्ट। ठीक है, तो अगली क्लास तक आपको ये मिल जाएंगे। तब तक आपको क्या करना है, अपनी बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिखते हैं आपको कौन से वाले, आइडेंटिफाई करो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्या वाले, वो वाले क्वेश्चंस आप करेंगे इसके। और रेशो एज यूजुअली आपको पूरा करना ही है। तो इसको यही वाइंड अप करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैश फ्लो की शुरुआत हो चुकी है। अगली क्लास में नॉर्मल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, और आज शाम को कोई क्लास नहीं है।